बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडर कॉर्नर में आपका मेज़बान असद शहजाद। बजट आ गया। बजट को कुछ नाम दिए जा रहे हैं, कोई मुतवाज़न बजट कह रहे हैं, कोई गरीबों की मार कह रहे हैं, कोई गरीब IMF का बजट कह रहे हैं, कोई ये कह रहे जी कि इसमें मराज याफ्ता तबके को सबसे ज़्यादा फिर से मराहत मिल गई हैं और किसान को दोबारा रोल दिया गया है। सनत का भी जिक्र नहीं है, सेहत का जिक्र नहीं है, एजुकेशन का जिक्र नहीं है, मामूली पैसे रखे गए हैं। तो एक तो सूरत हाल ये है। दूसरा है कि पेट्रोल पर जो लेवी टैक्स लगे आवाम को और FBR जो अहदाफ आवाम की जेब से निकालने जा रही है, एक तो उस पर बात करेंगे। और तीसरा बात हम बात करेंगे कि जब भी कोई बजट आता है, चाहे मिनी बजट आता है या उसके बाद 365 दिन में जब भी कुछ बजट आते हैं, तो सबसे ज़्यादा नज़ला जो गिरता है वो गाड़ियों पे गिरता है। छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक, बड़ी गाड़ी से लेके जितने मामला, तो अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं, अब उसके ऊपर हुकूमत बजाय कि उनको हेल्प करती है उनके ऊपर टैक्स लगा रही है। आवाम की जो रसाई है वो उन गाड़ियों तक होने नहीं दे रही है। आज इस पे बात करेंगे। आज मेरे मेहमान हैं हाफिज सज्जाद साहब, EC मेंबर लाहौर चैम्बर और जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम। हाफिज साहब, पहला सवाल तो ये होगा जी कि बजट आपने पढ़ लिया, बजट आपने सुन लिया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये क्या घोरक धंधा है, ये आप समझ रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं ये मुतवाज़न बजट है, क्या वो सच है या क्या गरीबों को फिर से मार दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर के बजट के मुतवाज़न होने के बारे में जो बातें की जा रही हैं, ऐसा नहीं है। अब तक ये चौथा पांचवा बजट है इस गवर्नमेंट का, बीच में केयर टेकर सेटअप को मिला लें तो ये पांचवा है। अब गुजारिश ये है कि क्या आवाम को रिलीफ क्या मिला, सवाल तो यहाँ पे ये बनता है। ये बनता ही नहीं है कि जी बड़ा इसमें कोई टैक्स लगे नहीं लगे। आवाम ने क्या आपकी हुकूमत के आने के बाद सूखा सांस लिया है? तो वेल एंड गुड, चलें। आप पहले साल में नहीं दे सके, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था 22 में, 23 में क्या हुआ, 24, 25 और 25 6 आ गया। अब इस दौरान आपने कितने बजट पेश किए और आवाम को क्या रिलीफ दिया? आपने जो सैलरीड पर्सन थे, आप उन्हीं की बात कर लें तो जो बेचारा 1 लाख सैलरी ले रहा है उस पर आपने बड़ी मेहरबानी करते हुए महीने का उसको 500-700 रुपये का उसको फ़ायदा दे दिया है। और जो टैक्सेस आपने लगाए जिस वक्त आपकी गवर्नमेंट आई 2022 में, तब से लेकर अब तक आपने टैक्स लगाए कितने, कम कितने किए? आप पेट्रोलियम लेवी से कौम को किस तरह उनसे पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, आपने तय कर लिया। जो बड़े हमारे यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस से भी आप कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते, उनके जो टैक्सेस हैं वो भी इनडायरेक्टली आवाम से निकाल लिए जाते हैं। तो मसला तो ये है कि यहाँ गरीब गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से तर होता जा रहा है। आप 50-60 सेठ जो हैं, उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू आपसे बर्दाश्त नहीं होते। वो आपके लाडले बच्चे हैं, हर उनमें से सेठ आप उसको इस तरह चाहते हैं जिस तरह इकलौते बच्चों को चाहा जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में जब 26 करोड़ आवाम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप के पास ये होता है कि देखिए हमने इतने मुश्किल हालात में हमने कोई बजट नहीं लगाया। और जब आप पेट्रोल 260 से 450 पे कर देते हैं तो आप कहते हैं हम तो दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, हम तो करना नहीं चाहते। 1500 अरब रुपया आप आवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में लेते हैं और लेने का आप इरादा रखते हैं। मुझे एक बात बताइए असद साहब, जो बंदा मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाता है, आप किस हिसाब से उससे 200 रुपया पर लीटर टैक्स लेते हैं? सारे टैक्सेस डाल के आप जिस मद में भी लेते हैं, आप उसको जस्टिफाई कर दें। यार एक मोटरसाइकिल वाला जिसकी जरूरत है दिन में 2-3 लीटर पेट्रोल, वो बेचारा आपको 200 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे टैक्स देने पे मजबूर है। हम खुद बड़े नाकिद हैं कि यहाँ पे लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स नेट में नहीं आते, बिजनेसमैन नहीं आते। लेकिन आपने जो एक आम आदमी का हाल कर दिया, जो टैक्स आपने बड़े बड़े मगरमच्छों से लेना था वो आप एक बेचारे मोटरसाइकिल वाले से लेने पे तुले हुए हैं। और वहाँ पे आप कोई फुल स्टॉप नहीं लगाते कि चले यहाँ तक इनको पीस दिया है तो अब इनको सांस लेने दें। आप तो रुकते ही नहीं है कहीं पे। तो ये गवर्नमेंट पहले तय कर ले। और उसके बाद अगर आप गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियों पे भी देखें, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पे जो टैक्सेस हैं, उसके बाद अगर आपको एक सेक्टर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 300 अरब से ज़ायद के हैं, जो सिर्फ गाड़ियों की ड्यूटीज़ और गाड़ियों पे लगने वाले GST, गाड़ियों पे लगने वाला विद होल्डिंग, गाड़ियों पे लगने वाला FED और गाड़ियों पे लगने वाले पेट्रोलियम लेवी और पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आप 300 से 400 अरब के दरमियान डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे करते हैं हर साल। और फिर आप उस पर बस नहीं करते, आप इनडायरेक्ट जब टैक्सेस की बात करते हैं
तो उसमें आपके जो एनुअल टोकन टैक्स हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन के पैसे, अरबों रुपए में रजिस्ट्रेशन के पैसे आते हैं। जितना मैं ये टैक्स की बात कर रहा हूँ उतने मतलब ये 500-600 अरब रुपया बनता है जो पाकिस्तान के रेवेन्यू में गाड़ियों की फील्ड से, ऑटोमोबाइल से गवर्नमेंट के पास आते हैं। और इन गाड़ियों में डलने वाले पेट्रोल की पे लेवी पे अगर आप देख लें कि वो 1500 अरब रुपया है। तो आप अंदाजा करें कि हमारे कुल बजट का 20-25% का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ है। लाखों लोगों का रोजगार इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है और आप उसको इस तरीके से चलाते हैं कि आपको कोई होश नहीं है कि हम 2.5 लाख गाड़ी इस साल बमुश्किल बेचेंगे, 2 लाख 25-30-40 हज़ार। अभी ये क्लोजिंग आ जाएगी तो पता चल जाएगा। आई थिंक मैक्सिमम 240 को टारगेट करेंगे और ये 2,40,000 गाड़ी हम 2017 में बेच रहे थे। फिर डिक्लाइन आया, टैक्सीज आए और ये जो ऑटोमोबाइल है ये अपना डिक्लाइन की तरफ जाता रहा, 70,000 पे आ गया। अब दोबारा इसकी रिवाइवल है। तो इसी के अंदर आपने इसी से निचोड़ना है ना। 20-25% ऑफ द टोटल बजट आप यहां से कलेक्ट करते हैं, तो फिर इस सेक्टर को और बढ़ाते क्यों नहीं, इसको सुकेड़ना क्यों चाहते हैं? ये सवाल है बुनियादी तौर पर। आफा जी, आपने गाड़ियों का जिक्र किया है, आप कार डीलर एसोसिएशन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। ये बताइए कि आपके साथ हुकूमत कर क्या रही है, और ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गाड़ी लेने वाला आपके नज़र में कितना मायूस हो चुका है? देखिए, मैं यही गुजारिश मसाइल क्या हैं आपके? मसाइल ये हैं, पहले तो ये मसला समझे कि हमारे पास कोई ऑटोमोबाइल पॉलिसी नहीं है। 2016-2021 एक ऑटोमोबाइल पॉलिसी आई और उसके बाद और उस पॉलिसी को भी दरमियान में तोड़ दिया। खान साहब आते गए, इमरान खान की गवर्नमेंट आई 2018 में और ऑटो पॉलिसी को तहस नहस करके फेंक दिया गया जिस तरह वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो पहले तो ऑटोमोबाइल पॉलिसी बनाएं। ऑटो पॉलिसी जब आपकी आती है उस ऑटो पॉलिसी को फिर 5-10 साल चलने दें। यहाँ पे ये जब अपनी, अब देखें ना, इन्होंने बड़ा एहसान किया, 7% तनख्वाहें बनाई हैं, बढ़ा दी हैं सरकारी मुलाजमों की। अगर आप इसी टेन्योर में जो MPA और MNAs हैं इनकी तनख्वाहों का बढ़ने का जो मिकदार है और रेशो है उसको निकालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है, इनकी प्रेफरेंसेस क्या है। जब ये उस पे आते हैं अपने मुफादात पे तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब ये आवाम की बात करते हैं, किसी भी सेक्टर की पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसमें अपोजिशन की पॉलिसी और होती है, हुकूमत की पॉलिसी और होती है। जब आप खुद हुकूमत में होते हैं तब आपकी पॉलिसी और होती है, जब आप खुद अपोजिशन में आते हैं तो पॉलिसी और हो जाती है। मतलब ऑटो पॉलिसी को आप 10 साल के लिए क्यों नहीं बनाते और इसमें आप स्टेक होल्डर को एक मरतबा क्यों नहीं बिठाते? और अगर आपकी फाइनल अप्रूवल GHQ ने देनी है तो GHQ के नुमाइंदे भी, अब तो SIFC के जरिए वो भी नुमाइंदे मौजूद हैं। तो खुदारा हुकूमत, अपोजिशन और फौज, ये तीनों बैठ जाएं। वो डिपार्टमेंट, वो सेक्टर जो आपको 20-25% ऑफ द टोटल बजट किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस से देता है, उस सेक्टर की एक पॉलिसी दे दे 10 साल के लिए। गवर्नमेंट उसमें XYZ की आए, क्योंकि यहाँ तो मिजाज बदलते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं। मतलब अब जब आपका मिजाज बदलेगा, आपने हुकूमत बदलनी है तो बदल लें, लेकिन आप जब बीच में शामिल हो, अपोजिशन शामिल हो, जो आने वाले शामिल हैं, जाने वाले शामिल हो, तो 10 साल वो पॉलिसी चल जाए। और आपको मैं जब ये बात कहता हूं तो आपको सारी हमारी जो तरजीहात है वो समझ आ जानी चाहिए कि 2017 में हम 2.5 लाख गाड़ी बेच रहे थे और आज बड़े कुछ 10 साल के बाद हम 2,40,000 को हिट करेंगे। अच्छा, तो अगर आप अपनी गाड़ियों की तादाद को, आपका 3 लाख टारगेट था, आप नहीं अचीव कर सके, आप 5 लाख टारगेट क्यों नहीं करते? आप टैक्सीज को डिवाइड क्यों नहीं कर देते? आप एक गाड़ी से 10 गाड़ियों का टैक्स क्यों लेना चाहते हैं? आप 10 गाड़ियां क्यों नहीं बनने देते इस मुल्क के अंदर? और क्यों नहीं इनके पॉलिसी साथ इनको ये बात समझाते कि होश के नाखून लें, लोगों का रोजगार चलने दें? आप एक गाड़ी, आप फिर एक आप कहते हैं जी लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया। और भाई लग्जरी गाड़ियां भी तो टैक्स देती है ना, और 400%, 450% टैक्स देती हैं। अगर आप एक लग्जरी गाड़ी की जगह पे 10 लग्जरी गाड़ियां यहां पे बनने दें और एक ऑल्टो की जगह पे 10 ऑल्टो बनने दें, कॉमन सेंस है, आपकी जो वो ऑटो सेक्टर है वो ग्रो करेगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट का मसला हल होगा, आपके टैक्सेस बढ़ेंगे, आपका सालाना टोकन टैक्स बढ़ेगा, आपके रोजगार के मौके कितने बढ़ेंगे। आपने तय किया हुआ है कि हमने इस मईशत को सुकेड़ना है, इसको बढ़ाना नहीं है। हमने लोगों से रोजगार, जब मुझे बात बताएं, आप एक गाड़ी है वो 1,000 उसकी प्रोडक्शन है, अगर आप उसकी प्रोडक्शन को, ठीक है आपने टैक्स इकट्ठा करना है, आप 1,000 वाला टैक्स 100 से लेंगे, उसका मार्केट पे इंपैक्ट क्या होगा आपने कभी सोचा है?
कभी हुक्मरान ये सोचते हैं कि जब 1000 गाड़ी का टैक्स हम 100 गाड़ी से इकट्ठा करेंगे तो टैक्स तो आपने अपना रेवेन्यू तो पूरा कर लिया, लेकिन मार्केट में इंपैक्ट क्या आया, उसके जो पार्ट्स बनाने वाले लोग, उसके साथ जुड़ी हुई वर्कशॉप्स, उसके साथ जुड़े हुए लोगों के डीलरशिप्स और एक बड़ा नेटवर्क जो मुल्क में चल रहा है, आप 1000 को 10,000 क्यों नहीं करते? आपको तकलीफ क्या है? आप आईपीपीस के लिए तो रोते हैं, मरते हैं, और आपको लगता है कि ये अगर इनकी आंखों से आंसू निकला तो 25 करोड़ आवाम जो है वो कुर्बान है, लेकिन इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। दूसरी तरफ आपके पास पॉलिसी क्या है? तो मसला तो यहाँ पॉलिसी का है। अब जी सबसे पता है कि नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों के में क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं? नहीं, नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पे कोई तब्दीली नहीं लाई गई। ठीक है। नए बजट के अंदर जो प्रोपोज्ड टैक्सेस हैं अभी तक प्रोपोज्ड हैं, और ऑटो पॉलिसी कह रहे हैं 25 जून तक आ जाएगी। मैं हैरान हूं कि अभी ऑटो पॉलिसी, अभी भी इस गवर्नमेंट को 5 साल हो गए और इसकी अपनी कोई ऑटो पॉलिसी नहीं है। ठीक है। तो अभी इन्होंने ऑटो पॉलिसी लानी है, और उस ऑटो पॉलिसी के अंदर ये क्या गिल खिलाते हैं वो तब पता चलेगा, लेकिन वक्ती तौर पर जो चीज़ें हो गई हैं वो ये है कि इन्होंने जो 2000 सीसी से अबव गाड़ियाँ, अब उसमें पता नहीं लोकल शामिल हैं या नहीं है, सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ी हैं जिन पे पहले ही 360% टैक्स था, उस पर 400% कर दिया, जिन पे 400% है उस पर 450% टैक्स कर दिया है। तो आप अगर आम एक कॉमन सी बात करें तो प्राडो पे तकरीबन 20 लाख का डिफरेंस आएगा, और जो क्रूज़र है उस पर जो डिफरेंस है वो 45 लाख से लेकर 60, 70, 80 लाख रुपए तक भी लेक्सिस के अंदर आएगा। इस तरह जो BMW है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं उनमें जो ख़ासतौर पर i7 है BMW की, उस कैटेगरी की जो गाड़ियाँ हैं तो उस पर टैक्स लगेगा, और वो टैक्स भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, अभी तक तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ इन्होंने यही बताया कि जी हम यहाँ से इतने हज़ार रुपये इकट्ठा करेंगे, और उसमें आप हैरान होंगे यार, हमें दुख होता है अगर उस एक आम आदमी की जो मोटरसाइकिल पे बैठ के बेचारा सारा दिन रोज़ी कमाता है, मुश्किल उसको 1500-2000 रुपया मिलता है, और 1000 रुपया वो पेट्रोल की मद में अपने बच्चों के नवाले छीन के, अपने बच्चों का दूध ख़त्म करके, अपने बच्चों को भूखा रख के वो पेट्रोल डलवाने पे मजबूर हो जाता है। तो गाड़ियों की बातें तो होंगी, लेकिन अगर ये हुक्मरान अशराफिया हमारी इस साइड पे भी सोच ले कि उस मोटरसाइकिल वाले का क्या कसूर है कि उससे भी पेट्रोलियम लेवी की मद में वही टैक्स लिया जाए जो एक पिजारो वाले से, एक प्राडो वाले से, एक क्रूज़र वाले से, एक रेंज रोवर वाले से, एक BMW वाले से और मर्सिडीज़ वाले से लिया जा रहा है। अब उससे 1000 रुपये भी पर लीटर टैक्स ले लेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बेचारा गरीब मर जाता है। इसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है कि जो पेट्रोल मोटरसाइकिल वाला यूज़ करता है वो भी बेचारा 200 रुपये टैक्स दे रहा है, और जो अशराफिया यूज़ कर रही है, जो इस मुल्क को लूट के खा गई है, वो भी उस पर 200 रुपये टैक्स दे रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि आवाम टैक्स नहीं देते। टैक्स किस चीज़ का नाम है हमें बता दें, हमसे वो ले लें। आपने हमारे सांसों पे टैक्स लेना है, ले लें, कोई इशू नहीं। आपने हमारे जीने के हक पे टैक्स लेना है, वो ले लें। आपने हमारी नींद पे टैक्स लेना है, वो ले लें। आपने हमारे वॉशरूम पे टैक्स लेना है, वो ले लें। आप बता देना कहाँ कहाँ से आपने टैक्स लेना है और कितना लेना है, ये तय कर लें। अब जी ये बताइए कि अभी जो पॉलिसी बना रही है हुकूमत, पहले 2018 में बनी थी, उसके बाद उसको चलने दिया गया, अब जो पॉलिसी बन रही है क्या वो हुकूमत स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में ले रही है? क्या आपने कोई इनको तजावीज़ भेजी हैं? नहीं, गवर्नमेंट कोई किसी स्टेक होल्डर को सिवाय अशराफिया का कि किसी को इत्मीनान में नहीं लेती। अब गाड़ियों की अशराफिया जो है आपको पता है, वो पहले 3 बिग 3 थे जिन्हें हम 3 बड़े शैतान कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में 40 साल तक लोगों का इस्तेहसाल किया, यहाँ पे लूट मार का एक बाजार गर्म रखा, और स्टेक होल्डर वो थे या वो एक बेनिफिशरी थे जो हुकूमतों में बैठे हुए थे, उसके अलावा तो कुछ स्टेक होल्डर था नहीं। अब वो जो पहले 3 थे अब 10 से 12 हो गए हैं, और वो स्टेक होल्डर बने हुए हैं और उधर से ब्यूरोक्रेट स्टेक होल्डर बने हुए हैं। तो आप जो एंड कंज्यूमर है या सारिफ है, दुनिया भर में उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, कवानीन बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आप हैरान होंगे, डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाता है, लेकिन आज तक उसने कभी किसी गाड़ी की प्राइस पे और उसके अंदर जो फीचर्स हैं उस पर कभी बात ही नहीं की। उनकी ज़ुबानों को ताले लगे हुए हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान वो बनी, उस क्वालिटी वो जो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, कंप्यूटर साइंस के नीचे वो आती है, उसका आज तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज तक वो कोई चीज़ ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बना सके जहाँ पे एंड कंज्यूमर जो है उसके बारे में बात की जाए। आप हैरान होंगे कि पॉलिसी मेकर भी वही हैं, बेनिफिशरी भी वही हैं, और आवाम 26 करोड़ आवाम उनके रहमो करम पे। कोई स्टेक होल्डर शामिल नहीं होता सिवाय इसके कि जो 2 बेनिफिशरी हैं। बेनिफिशरी एक बनाने वाले और लूटमार करने वाले, और उसके मुकाबले में बेनिफिशरी वो है जिनको ख़रीदा जाता है,
बस ये दो बेनिफिशरी वो आपस में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं और इसमें किसी से कोई मुशावरत नहीं की जाती बेढंगी। अभी इस पे बात हो रही है और मीडिया में शोर मचा हुआ है कि जी आप कर क्या रहे हैं। आपने कहा कि जिस हम वो बंदा इंपोर्ट कर सकेगा पाकिस्तान में गाड़ी कमर्शियली बुनियादों पे जिसके 40 यहाँ पे डीलरशिप होंगी, पता नहीं कितने उसके पास क्या क्या वसाइल होंगे, कानून के खजाने होंगे और वो फिरौन का बच्चा होगा और वो ये सारा कर सकेगा। पर माशाल्लाह बड़ी शानदार पॉलिसी बनाई और हम मुबारकबाद पेश करते हैं गवर्नमेंट को कि आपने जिस तरह बिजली के अंदर एक माफिया बनाया हुआ है, जिस तरह आपने शुगर में एक माफिया बनाया हुआ है, माशाल्लाह आपने गाड़ियों में जिस तरह अपने उस माफिया के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया हुआ है, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं। अब जी बेसिक आपके मसाइल हैं क्या जो कभी तक हल नहीं हो पा रहे? कार डीलर एसोसिएशन सर पहले देखिए सबसे पहले आप लड़ते भी रहते हैं। कार डीलर एसोसिएशन का ही सिर्फ मसला नहीं है, 26 करोड़ आवाम है। कार डीलर एसोसिएशन 26 करोड़ आवाम की बात करते हैं। कार डीलर्स कभी भी अपने एक शोरूम की बात लेके कोई नहीं बैठा हुआ और हमने आज तक हमने नहीं कहा कभी गवर्नमेंट को कि हमें टैक्स में ये रिलीफ दें, हमें ये करें, हमें वो करें। हम कहते हैं जो गाड़ियाँ आप पब्लिक को दे रहे हैं पहले उसकी पॉलिसी बनाएं, ठीक है, सही है, और फिर उसके ऊपर एक मैकेनिज्म होगी, गाड़ी की प्राइस यहाँ तक होगी, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और एक हेल्दी कंपटीशन होने दें। देखिए ऑटो पॉलिसी दें और वो ऑटो पॉलिसी मिनिमम 10 ईयर्स की होनी चाहिए और वो फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। उसमें चंद खानदानों का तसल्लुत के लिए ये सारी पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। स्टेक होल्डर जो आपने बात की, स्टेक होल्डर उसके अंदर शामिल हों और प्रॉपर एक ऑटो पॉलिसी दें और उस ऑटो पॉलिसी के अंदर आपने एक हेल्दी कंपटीशन को बरकरार रहने देना है। जिस तरह देखें आज यहाँ पे पाकिस्तान में जो स्टील के रेट हैं, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। अभी डेवलपर्स के एक टीवी प्रोग्राम में हम बैठे हुए थे तो पाकिस्तान के उनके प्रेसिडेंट भी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर एक स्टील का जहाज़ बाहर से आने दिया जाए तो यहाँ पे 40 से 50 हज़ार पर टन का फ़र्क आ जाए। मतलब बहरीन की करेंसी की अगर आप बात करते हैं, टैक्सों की बात करते हैं, बहरीन में पाकिस्तान जो स्टील है वो पाकिस्तानी रुपयों में बमुश्किल 170-80 रुपये, 1,70,80,000 रुपये टन बनता है पाकिस्तानी रुपयों में और उनकी करेंसी 755 रुपये है पाकिस्तान के मुकाबले में। और वहाँ के लेबर रेट चेक कर लें, हम यहाँ से रोजी कमाने उधर जाते हैं, मतलब वहाँ की लेबर, वहाँ की हर चीज़ देख लें और पाकिस्तान में वही स्टील 250 रुपये पे खड़ा है। तो ये 70-80 हज़ार रुपये पर टन का फ़र्क है। मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा 1000 टन सरिया वहाँ पे लगा है और 1000 टन को जब आप 70,000 से मल्टीप्लाई करते हैं आंखें खुल जाती हैं। तो यही हाल हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है कि आपने चंद लोगों को नवाजा हुआ है, चंद लोगों को नहीं नवाजना। 26 करोड़ आवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारे मसाइल कुछ नहीं हैं सिवाय इसके कि एक लॉन्ग टर्म ऑटो पॉलिसी के बाद हेल्दी कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन जब इन सारी चीज़ों को मिलाएं तो कंज्यूमर का, सारिफ का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारा बुनियादी मुतालबा है। और इस मुतालबे को गवर्नमेंट ने कैसे देखना है, जब तक आप सारे स्टेक होल्डर बीच में नहीं बिठाएंगे, इसको पॉलिसी को ओपन नहीं करेंगे और बंद कमरों में बैठकर आप बनाएंगे तो फिर वो चोरों डाकुओं वाली पॉलिसी होगी। वो वही पॉलिसी है जिस तरह आपने आईपीपीएस के लिए बनाई। देखिए आईपीपीएस के लिए भी तो ये लोग बैठे ना और इन्होंने बंद कमरों में जो फैसले किए, वो बंद कमरों के फैसले मेरे और आपके बच्चे भी भुगतेंगे, ठीक है। मैं और आप नहीं भुगत रहे, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बाप दादा भुगत रहे थे, बिल्कुल, हमारे पीछे अगली बच्चे भुगत रहे हैं और अगली नस्लें भी भुगतेंगी। इसी तरह ऑटो पॉलिसी में अगर आप इसको जेन्युइनली ओपन नहीं करते और आप सारे स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाते, आप बंद कमरों में बैठ के फैसले कर लेंगे तो फिर ये चंद खानदानों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, चंद एक पॉइंट बता दीजिए, पॉलिसी क्या होना चाहिए सर? पॉलिसी में पहली चीज लॉन्ग टर्म पॉलिसी, नोट कर लें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। नंबर 2, उस पॉलिसी के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो कि यहां पे सिर्फ असेंबलिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। अच्छा। दूसरी चीज, मतलब आपने ये ज़हन में रखना है, आप ऑटो पॉलिसी के अंदर अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते तो सब बेकार है। फिर आप टैक्सेस, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपने जो टैक्स लेना है वो 1000 गाड़ी से क्यों लेना है, 10,000 गाड़ी से क्यों नहीं लेते? ठीक। तो टैक्स के अंदर ऐसा रिलीफ दें कि गाड़ियां ज्यादा बिकें, गाड़ियां एक्सपोर्ट करें हम। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ऑटो पॉलिसी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को लाजिम नहीं करते, यहाँ पे उनकी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लाजिम करार नहीं देते, आप सिर्फ असेंबलिंग की बात करते हैं। और यहाँ पे एक फ्रॉड है कि 5 साल बाद जब आपने उसको लोकलाइजेशन की तरफ लेके जाना था तो आप नई कंपनी खड़ी कर लेते हैं। तो ये ना होने दे। आप किस तरह कर सकते हैं कि आप 5 साल के बाद जब आपने लोकलाइजेशन करनी थी तो आपने नई गाड़ी लॉन्च कर दी, आप फिर वो बेनिफिट्स आप सारे ले रहे हैं। तो इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि ये ब्रांड आगे जो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं इस साल तक रजिस्टर्ड हो और ये सारे ब्रांड फिर लोकलाइजेशन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। यहाँ पे असेंबलिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी।
और जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह ये टैक्सेस वाला मामला हल हो जाएगा, प्राइसेस रिड्यूस होंगी, हेल्दी कंपटीशन आएगा। जब तक ये नहीं करते, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप मेरी बात समझ जाएंगे। सुजुकी ऑल्टो है, देखिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, बदकिस्मती से और मजबूरी, दो चीज़ें शामिल हैं। एक बदकिस्मती है, यहाँ पे पेड प्रमोशंस की जाती हैं और पेड प्रमोशंस के ज़रिए एक वेबसाइट है, पैसे लेती है और पैसे लेके वो इसकी प्रमोशन करती रही। और दूसरी बदकिस्मती ये कि उसके मुकाबले में कोई गाड़ी आज तक लॉन्च नहीं हो सकी। तो गवर्नमेंट जब ये लाइसेंस देती है ऑटो पॉलिसी में कि जहाँ आप 2000 सीसी या 2 करोड़ की गाड़ी बना रहे हैं, आपने सारिफ के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए 15 लाख 10 लाख वाली गाड़ी भी बनानी है। आप 5 गाड़ियाँ वो बनाएं, 1 गाड़ी वो बनाएं। तो जब सुजुकी ऑल्टो के मुकाबले में 10 कंपटीटर होंगे तो इसकी कीमत फिर 35 लाख नहीं होगी, 12 लाख रुपए होगी, जो इसकी ओरिजिनल कीमत है। तो ये इस तरह के मसाइल हैं जिसको पैरेलल आप लेकर चलेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आम सारिफ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, तो आपके मसाइल हल होंगे। मगर पॉलिसी तो बनी थी IPPs की तरह, पॉलिसी तो बनी थी जिस तरह शुगर की मिलें चल रही हैं, उस पर भी एक बड़ी शानदार पॉलिसी आपको पता है ना। तो ये एक शानदार पॉलिसी बनेगी और उसके बेनिफिशियरी चंद लोग होंगे, अशराफियाँ होंगे, और मैं और आप देखते रहेंगे। और मोटरसाइकिल वाला बेचारा पर लीटर 200 पेट्रोलियम और एहतजाज पे ले भी देता है। अच्छा, प्रोग्राम का आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ, हर बंदा गाड़ी लेना चाहता है, हर बंदे की ख्वाहिश है, गरीब की भी, मिडिल क्लास की भी, अपर क्लास तो गाड़ी ले रही है। सिर्फ चंद सेकंड ये बता दीजिएगा कि गरीब आवाम या वो आवाम जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो किस तरह खरीद सकते हैं? सर, जब तक आप लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, हेल्दी कंपटीशन नहीं होने देंगे मार्केट के अंदर, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक गाड़ियों की लोकलाइजेशन नहीं करेंगे ऑटो पॉलिसी के अंदर, ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, जब तक ऑटो पॉलिसी के अंदर आप लोकलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हेल्दी कंपटीशन, ओपन मार्केट जो IMF का भी मुतालबा है, इस मार्केट को ओपन नहीं करेंगे और ऐसी आप इंडस्ट्री और ऐसी पॉलिसी नहीं लगाएंगे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, तब तक हम ये हमारे ख्वाब ही होंगे कि यहाँ पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी। हाफिज़ साहब, आपके आमद का बहुत शुक्रिया। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।